फिक्र आपकी में आज की पहली ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में 47 मिनट तक बेहद आक्रामक अंदाज में भाषण दिया। यह शब्द युद्ध था। चक्रव्यूह और शिव जी की बारात के बीच इस भाषण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक अपनी सीट से खड़े होकर जवाब देने के लिए मजबूर हुए। राहुल गांधी ने इस दौरान कुछ ऐसा भी कहा जिससे वित्त मंत्री को अपना सिर पकड़ना पड़ा। पूरी खबर बस थोड़ी देर में आ रही है आपके सामने। दूसरी खबर का फोकस कांवड़ियों पर होना है। इन दिनों शिव भक्ति के नाम पर उपद्रव की नई पिक्चर रिलीज हो रही है। आज हम ये चेक करेंगे कि शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले असली कांवड़िए कौन है और उपद्रव करने वाले नकली शिव भक्त कौन है। आज इन दोनों के बीच शालीनता की रेखा हमें खींचनी होगी। तीसरी खबर कश्मीर घाटी से है, जहां का हाल भीषण गर्मी से बेहाल है। सूखे वाले रोग से पीड़ित झेलम नदी पानी मांग रही है। वहां से बारिश की बूंदों के लिए दुआएं मांगने की तस्वीरें आ रही हैं। आपको कश्मीर घाटी में पड़ी प्रचंड गर्मी और लेह में विमानों के लैंड ना हो पाने की वजह बताएंगे। चौथी खबर दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई यूपीएससी के 3 छात्रों की दर्दनाक मौत से जुड़ी है। पिछले 48 घंटे के दौरान आपने इस हादसे के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, लेकिन क्या आपने इसके पीछे एनओसी वाले कुटिल सिस्टम का सच जाना है? बस कुछ मिनट बाद आपको इस सच से रूबरू करवाएंगे। और पांचवी खबर पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध वाले तनाव पर है। यहां लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं। जवाब में हिजबुल्लाह वॉर प्रैक्टिस कर रहा है। अमेरिका तक को लगता है कि इस फ्रंट पर जंग किसी भी समय छिड़ सकती है और जानकारों को लगता है कि ऐसा हुआ तो यह 2024 में महायुद्ध का आगाज होगा। पूरा अपडेट देखेंगे। फिक्र आपकी की शुरुआत आज संसद में हुई गर्मा गर्म बहस से करते हैं, लेकिन पहले एक पोस्टर देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह असल में एक सियासी पोस्टर है जिसका नाम है चक्रव्यूह। इस राजनीतिक फिल्म को आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रिलीज किया। वहीं इसके राइटर और डायरेक्टर भी। उन्होंने आज लोकसभा में बजट भाषण में चर्चा के दौरान 47 मिनट की स्पीच दी। भाषण की शुरुआत इसी चक्रव्यूह शब्द से की। चक्रव्यूह को बीजेपी का पद्मव्यूह कहा है। इस शब्द का सहारा लेकर मोदी सरकार को नॉनस्टॉप घेरा है। राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले उनके भाषण के दौरान की सबसे वायरल तस्वीर दिखाते हैं। पिछली बार संसद में भगवान शिव और गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाने वाले राहुल गांधी ने आज संसद में बजट की हलवा सेरेमनी का पोस्टर दिखाया। गंभीर आरोप लगाया कि तस्वीर में बजट बनाने वाले वित्त मंत्रालय के पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को जगह नहीं दी गई। इतना कहते ही राहुल गांधी की बात पर लगातार मुस्कुराने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं राहुल गांधी लगातार चक्रव्यूह की बात दोहराते रहे। एक्सक्यूज मी। राहुल ने आरोप लगाया कि 6 प्रमुख लोगों ने देश को छोटे छोटे पॉकेट में बांटने के लिए इस चक्रव्यूह को तैयार किया, जिसमें 2 से 3% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, पिछड़े, युवा, किसान सबको फंसाया गया है। राहुल गांधी ने एक एक करके ये सारे चक्रव्यूह गिना दिए। अग्निवीर योजना के बारे में कहा कि ये देश के किसानों, ये देश के जवानों को फंसाने वाला चक्रव्यूह है। युवाओं पर बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ पेपर लीक चक्रव्यूह रचा गया है। मिडिल क्लास पर बात करते हुए बजट में बढ़ाए गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को चक्रव्यूह बताया और इसे टैक्स टेररिज्म कहा। किसानों के लिए 2 साल पहले लाए गए कृषि बिल को चक्रव्यूह कहा और एमएसपी की मांग उठाई है। देश में डर का माहौल बताया और हिंसा नफरत को सांप्रदायिक चक्रव्यूह कहा है। एक्सक्यूज मी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के साथ 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, उसी तरह से 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के खिलाफ 6 लोगों के साथ मिलकर चक्रव्यूह बनाया। राहुल गांधी ने उन 6 लोगों के नाम भी बताए। तो जो चक्रव्यूह होता है, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर,
वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। राहुल गांधी ने महाभारत काल के चक्रव्यूह को आज अपना सियासी हथियार बनाया। असल में चक्रव्यूह युद्ध लड़ने की वो व्यूह रचना है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। महाभारत में ऐसा ही चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए रचा था। इस व्यू को तोड़ने का ज्ञान अर्जुन के पास था, लेकिन अर्जुन को युद्ध में उलझाकर युधिष्ठिर से दूर ले जाया गया था। पांडवों पर आए संकट की स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया। वो इस व्यू के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। राहुल गांधी ने इसी चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल घुमावदार और खतरनाक राजनीति के संदर्भ में किया। यहां आपको यह जानना चाहिए कि चक्रव्यूह में आखिर कितनी परतें होती थी, यह कितना खतरनाक होता था। हमने इसके लिए गहन रिसर्च की। चक्रव्यूह की संरचना पर कई जानकारियां महाभारत में दी गई। चक्रव्यूह एक मल्टी लेवल सैन्य संरचना होती थी, जिसमें हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के योद्धा तैनात होते थे। इसे बनाने में प्राचीन भारत के गणित का प्रयोग भी किया जाता था। चक्रव्यूह में पहली यानी सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक तैनात होते थे। इनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। इनका मुख्य काम था दुश्मन को भ्रमित करना और पहली रक्षा रेखा बनाना। इसके बाद दूसरी परत में धनुर्धारी होते थे। तीसरी परत में हाथी होते थे। हाथियों का उपयोग दुश्मन की संरचना को तोड़ने और उथल पुथल मचाने के लिए किया जाता था। चौथी परत में घुड़सवार होते थे। ये तेजी से हमला करने और दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। पांचवी परत में रथी होते थे। ये योद्धा रथों पर सवार होकर लड़ते थे। और सबसे अंदर की परत में महारथी होते थे। ये प्रमुख और श्रेष्ठ योद्धा होते थे। इनकी संख्या तो कम होती थी, लेकिन ये किसी भी प्रकार की लड़ाई में बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते थे। इन परतों और जटिलताओं के कारण चक्रव्यूह को समझना और उसे भेदना बहुत मुश्किल होता था। पांडव सेना में अर्जुन और कृष्ण को यह व्यू भेदना आता था। इनके अलावा अभिमन्यु में इस व्यू को तोड़कर अंदर जाने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का हुनर नहीं पता था। हालांकि राहुल गांधी को लगता है कि वो अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन की तरह बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, और उन्होंने इसके जवाब में इंडिया गठबंधन को शिव की बारात कहा। शिव की बारात कहकर चक्रव्यूह को तोड़ने का भरोसा दिलाया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है। चर्च में कोई भी घुस सकता है। संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई
शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। दरअसल शिव पुराण में भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों के देवता। इसीलिए जब शिव की बारात का जिक्र होता है तो उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, भूत प्रेत, समाज के शोषित और पीड़ित लोग भी गिने जाते हैं। इसीलिए जब भगवान शिव की बारात निकली तो उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, भोले शंकर ने उन्हें आमंत्रित किया और वो भी उस बारात में शामिल हुए। उनका विवाह समारोह इस बात का प्रतीक है कि वो सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो या समाज द्वारा उपेक्षित लोग हों। लेकिन राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी सरकार को अमीरों और चंद उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं तो दूसरी तरफ वो समाज के उपेक्षित लोगों को साथ लेकर चलने का भरोसा देते हैं। जब वो शिव की बारात का जिक्र करते हैं तो वो ये भरोसा देते हैं कि उनके साथ शोषित और समाज के पिछड़े सभी लोग हैं। राहुल गांधी शिव की बारात शब्द का इस्तेमाल करके संकेत देते हैं कि वो दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी शिव की बारात शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अल्पसंख्यकों को भी संदेश देते हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ वो उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर वो अनेकता में एकता वाला संदेश दे रहे हैं। बारात जो शिव का बारात है उसमें एक अनेकता में एकता, अर्थात देवता भी उसमें है, उसमें राक्षस भी हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सबका समवाय सम्मिलन अगर कहीं है, किसी रूप में है, तो उस यात्रा में है। समझता हूं कि पार्लियामेंट में या राजनीतिक रूप से शिव बारात का जो अर्थ निकाला गया है, जो कहा गया है, हमारी दृष्टि में अनेकता में एकता का अर्थ होगा, जहां तक मैं समझता हूं। राहुल गांधी संसद में जब देश के आम लोगों को यह भरोसा दिला रहे थे तो उनके भाषण में टोका टोकी रोकिए, ये नहीं बोल सकते, नियम तोड़ा गया जैसे शब्दों वाले स्पीड ब्रेकर खूब आए। संसदीय कार्य मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने राहुल गांधी को अपनी सीट से खड़े होकर जवाब दिया। हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। प्लीज फिर टिप्पणी कर रहे हो आप। थाली बजा बजाए। तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर कैसे बोलूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 मान्य पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। ये करना है सर, वो देखो आगे। सर फोटो से, शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। पक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी
जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। राहुल गांधी को लगता है कि उनकी राजनीतिक क्षमताएं अर्जुन जैसी हैं और वो बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं है। उसे लगता है कि चक्रव्यूह में राहुल की राजनीति का दम निकल जाएगा। देश में मॉनसून एक्टिव मोड में है, बारिश और बाढ़ का दौर चल रहा है, लेकिन कश्मीर में लू की लहर चल रही है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर तप रहा है। जुलाई में इतनी गर्मी पड़ रही है कि 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसी नौबत आ गई है कि हीट वेव के चलते सारे स्कूल बंद करने पड़े। लेह में फ्लाइट्स रोक दी गई। याद रखिए, अभी जुलाई का महीना खत्म होने में 2 दिन और बाकी। ऐसे में कोई नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। वैसे कश्मीर का नाम सुनकर लोगों को गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। दिलो दिमाग में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत शिकारा और सर्द मौसम याद आता है। लेकिन आपके दिमाग में कश्मीर के नाम पर झुलसा देने वाली ऐसी गर्मी का ख्याल नहीं आया होगा। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में रविवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 जुलाई 1999 यानी 25 साल बाद जुलाई का यह सबसे गर्म दिन था। उस साल पारा 37 डिग्री पर था। श्रीनगर में सबसे गर्म जुलाई का दिन 10 जुलाई 1946 को दर्ज किया गया था, जबकि पारा 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, यानी 78 साल पहले। अगर देश के बाकी गर्म शहरों से तुलना करें तो भी श्रीनगर सबसे हॉट सिटी बन चुका है। श्रीनगर के 36.2 डिग्री के मुकाबले जयपुर में 33.47 डिग्री, मुंबई में 27.53, अहमदाबाद में 31.35, वाराणसी में 35.8 और अमृतसर में 35.8 डिग्री दर्ज किया गया। यानी इन सारे शहरों में श्रीनगर में गर्मी में टॉप कर लिया है। कश्मीर की बात हो और झेलम का जिक्र ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहां का मौसम इतना बिगड़ चुका है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कश्मीर की लाइफलाइन कही जाने वाली झेलम नदी सूखने लगी है। झेलम में पानी का लेवल 30% कम हो चुका है। झेलम नदी के किनारे जमीन फटने लगी है, दरारें पड़ चुकी हैं। कश्मीर में झेलम की ऐसी तस्वीरें आपने कब देखी? क्या आपने कभी इसकी कल्पना भी की थी? आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र झेलम नदी अब खुद के लिए पानी मांग रही है। 1 साल में झेलम नदी क्या से क्या हो गई, आप खुद देखिए। ये तस्वीरें दुनिया भर में ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कश्मीर की खूबसूरती पर लिखने वाले शायरों की रचनाएं आउटडेटेड हो जाएंगी। ये बात कश्मीर के लोग भी समझते हैं। प्रचंड गर्मी से वो भी परेशान हैं। उनकी फिक्र का पारा चढ़ चुका है। पानी के लिए दुआओं और प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। बडगाम के चरारे शरीफ दरगाह में कल दुआ मांगी गई। लोग काफी उम्मीदों के साथ 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर दरगाह पहुंचे। श्रीनगर के जकूरा इलाके में फकीर लाल बब साहिब की दरगाह पर भी यही दृश्य देखने को मिला। यहां लोग बारिश के लिए गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगने लगे। मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। तो अब सवाल यह उठता है कि जुलाई में श्रीनगर को लू क्यों लग गई? जयपुर, लखनऊ और मुंबई से भी ज्यादा गर्म श्रीनगर क्यों हो गया? कश्मीर के हिल स्टेशन हॉट स्टेशन क्यों बन गए? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट। जहां पूरे देश भर में हीट वेव लगातार जारी है, वहीं कश्मीर घाटी जैसा पहाड़ी इलाका भी लगातार हीट वेव से जूझ रहा है। और हीट वेव के कारण कश्मीर में इसके कई इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे पीछे आप दरियाई झेलम देख रहे हैं कि बिल्कुल सूख चुका है और जानकारों के मुताबिक करीबन 35% जो पानी का फ्लो झेलम का है वो कम हो चुका है। तो 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार तीसरी बार कश्मीर घाटी का जो तापमान है, मिनिमम तापमान 28 डिग्री तक गिर चुका है। वहीं मैक्सिमम तापमान 36 डिग्री पार छलांग मारते हुए दिखा है।
तमे लिहाज तमे वसालत तमे यकीन योर आमद हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूर अहमद दरबारस मज खातिम इंशाल्लाह छिति रोजन ति आसल ति इंशाल्लाह छु वमेद पुर वमेद जैसे अस वसो आज यमे वसात यमे दरबार के पास रहमत बारह ने अस वमेद अस पुर वमेद आमद। अब हम आपको वो खबर बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। श्रीनगर के अलावा लेह में हीट वेव अलग मुसीबत लेकर आई है। लेह में इतनी गर्मी है कि रविवार को 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ गईं। शनिवार को दिल्ली में पहुंची एक भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारी बर्फबारी, बारिश या कम विजिबिलिटी में फ्लाइट का रद्द होना सुना है, लेकिन गर्मी में ऐसा कब से होने लग गया? देश के बाकी शहरों में भी गर्मी पड़ती है, तो लेह में ऐसा क्या हुआ कि विमान सेवा ठप पड़ गई? इसमें गर्मी का दोष नहीं, गर्मी को दोष देना सही नहीं होगा, बल्कि मौसम का मिजाज समझना होगा। देखिए, लद्दाख में एयरपोर्ट जो है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। हवा में नमी नहीं है, जिससे हवाएं बहुत हल्की हो चुकी हैं। ऑक्सीजन बहुत कम और मौसम सूखा है। मौसम की ये परिस्थितियां एयरक्राफ्ट के विंग्स और इंजन की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ऐसे मौसम में इंजन और एयरक्राफ्ट के विंग्स को लैंडिंग या उड़ान के लिए पर्याप्त ताकत नहीं मिल पाती। नमी वाली हवा विमान के इंजन और अन्य कलपुर्जों के लिए कूलेंट की तरह काम करती है, लेकिन अगर हवा में नमी ना हो तो ओवरहीट होने का खतरा रहता है। कम नमी से कई बार विमान लैंडिंग के वक्त अचानक हिचकोले खाने लगता है और टर्बुलेंस का खतरा बना रहता है। दिल्ली में तापमान भले ही 45 डिग्री तक जाता है, लेकिन उमस के कारण हवा भारी होती है, इसीलिए फ्लाइट्स का उड़ना आसान होता है। लेह में बिल्कुल उलट है। वहां तापमान तो 35 डिग्री है, लेकिन नमी न होने से हवा हल्की हो गई है, इसीलिए उड़ान में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कश्मीर के शहरों की ऐसी हालत क्यों हो रही है? आखिर श्रीनगर कैसे 25 वर्षों बाद सबसे भीषण गर्मी झेल रहा है? 2019 में डायलॉग अर्थ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कश्मीर में औसत तापमान वर्ष 1980 से 2016 के बीच 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भी भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो, लेकिन हिंदू कुश हिमालय में वार्मिंग कम से कम 0.3 डिग्री अधिक होने की संभावना है। और कश्मीर में वार्षिक तापमान सदी के अंत तक 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच तक बढ़ सकता है। अब ये सारे दावे सच साबित हो रहे हैं। वजहों में वैसे तो श्रीनगर और दूसरे पर्वतीय इलाकों में हो रहा तेज निर्माण शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। एक्सक्यूज मी। इसीलिए समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन धरती और यहां की आबादी पर कितना भारी पड़ रहा है। जर्मनी की पोट्सडाम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के मुताबिक 2050 तक क्लाइमेट चेंज के चलते हर साल 38 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। यह नुकसान खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। इस शताब्दी के मध्य तक दुनिया के जीडीपी में 17% की कमी इसी वजह से आएगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2001 से 2018 के बीच आई 74% प्राकृतिक आपदा पानी से जुड़ी हुई थी। वहीं वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पिछले 2 दशक में दक्षिण एशिया के 8 देशों में 75 करोड़ लोग जलवायु संबंधित आपदा से प्रभावित हुए हैं। इंटरनेशनल एजेंसी एक्शन एड के मुताबिक दक्षिण एशिया में प्राकृतिक त्रासदी के कारण 2050 तक 6 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। वैसे तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई है। वाडिया इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट कहती है कि गंगोत्री ग्लेशियर का आकार 17% बढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्लेशियर की सेहत में सुधार का संकेत है। इससे गंगा में पर्याप्त पानी रहेगा और गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। फिक्र आपकी में अब बात दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर अपनी जान देने वाले 3 होनहार छात्रों की। यह फिक्र देश के हर घर से जुड़ी है, यह फिक्र युवाओं के सपनों से जुड़ी है, यह फिक्र खोखले सिस्टम से जुड़ी है, यह फिक्र मां बाप की उम्मीदों से जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात, यह फिक्र देश के भविष्य से जुड़ी है। कल सुबह से खबर आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपके सामने उस कुटिल सिस्टम की क्लास लेंगे जिसने अपनी बेरुखी से 3 युवाओं को डुबो कर मार डाला। आप कल से
अब तक शायद कई बार बेसमेंट में भरने वाले पानी के वीडियोस देख चुके होंगे। इस घटना के बाद छात्रों का उग्र प्रदर्शन देख चुके होंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के वार पलटवार देखे होंगे। इस खबर को देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आप काफी उद्वेलित भी हुए होंगे। आपने इस पूरे सिस्टम को कई बार कोसा होगा। आपके मन में यह भी ख्याल आया होगा कि देश की राजधानी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में देश के छात्र डूबकर कैसे मर सकते हैं, लेकिन यही इस पूरे सिस्टम का सच है। जरा सोचिए, 25 वर्ष की श्रेया यादव, 28 वर्ष के नवीन डाल्विन और 25 वर्ष की तान्या सोनी को बेसमेंट में भरे गंदे पानी में डूबकर क्यों मरना पड़ा? सिर्फ एक वजह, क्योंकि सिस्टम में मौजूद चंद बेईमान लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। आपने एनओसी शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। यह होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कागज का यह टुकड़ा जारी कर दिया तो फिर इसके आगे सारी नैतिकताएं घुटने टेक देती हैं। एक्सक्यूज मी। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वर्ष 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, यानी एमसीडी ने इस कोचिंग सेंटर को यह कहकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया था कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। लेकिन वहां तो कोचिंग सेंटर चल रहा था। किसी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस कोचिंग के बेसमेंट में क्या चल रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के दौर में फायदा पहुंचाना और एनओसी बांटना इस दौर की सबसे बड़ी नैतिकता है। यह सर्टिफिकेट बांटना बेहद आसान है, देखिए कैसे जारी होता है। बेईमानी पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाशों पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिश्वत पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अधिकारियों के पापों पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नेताओं की वोट बैंक वाली राजनीति पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भारत एक एनओसी प्रधान देश है। इसमें किसी से कोई शिकायत नहीं, और यहां सब आपस में मुनाफे वाली बधाइयां और नियमों का मजाक उड़ाने वाले एनओसी बांट रहे हैं। जिसे एनओसी देनी है वो नियम पालन का नहीं, अपने फायदे का ध्यान रखता है, या फिर उसे अपने काम का ज्ञान नहीं है। जिसे एनओसी मिलती है वो नियम पालन का नहीं, अपने कारोबार का ध्यान रखता है। अधिकारी गलतियों पर एक्शन के लिए बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। नेताओं की भाषा ऐसी होती है जिसमें जिम्मेदारी हमेशा दूसरे की होती है। एक्सक्यूज मी। सरकार की तरफ से मुआवजा और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन होता है, और जो आम लोग होते हैं वो पीड़ित की श्रेणी में आते हैं और सिस्टम की घनघोर लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। यह एनओसी वाला खेल अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, इसे भी समझ लेते हैं। इसी वर्ष मई के महीने में दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में आग से 7 नवजातों की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि इस अस्पताल के पास एनओसी नहीं थी। जांच में आगे पाया गया कि दिल्ली के 150 नर्सिंग होम और अस्पतालों के पास एनओसी नहीं थी। मई 2024 में ही गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस गेमिंग जोन के पास भी फायर एनओसी नहीं थी। जुलाई में उन्नाव में बस हादसा हुआ, इसमें 18 की मौत हो गई। पता चला कि बस के पास न फिटनेस सर्टिफिकेट था और न ही परमिट, यानी रिश्वत के भरोसे ये बस चल रही थी। मई 2024 में ही मुंबई के घाटकोपर में एक बिल बोर्ड काफी ऊंचाई से नीचे पेट्रोल पंप पर गिर गया। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई। बीएमसी ने कहा बिना एनओसी के लिए बिल बोर्ड लगाया गया था। आप समझ सकते हैं कि एनओसी वाली कृपा का कल्चर देश में कैसे मौत बांट रहा है। जब देश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सब यही कहते हैं जागो सिस्टम जागो, और वहां से आवाज आती है कि सिस्टम सो रहा है, जगाओ मत, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, इस सोते सिस्टम को नींद से उठाना आसान नहीं है। यह सिस्टम आम लोगों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। यह खर्राटे भरता सिस्टम दिल्ली की कब्र खोदने में लगा है। नींद में करवटें लेता यह सिस्टम देश के युवाओं की जान ले रहा है। दुखद यह भी है कि देश की राजधानी दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए, कोचिंग सेंटर में 3 युवा डूब जाते हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले पटेल नगर में आईएएस की तैयारी कर रहा एक छात्र करंट लगने से मर जाता है। इसी दिल्ली में जल भराव की स्थिति है कि कई बार आम लोगों को तो छोड़िए, नेताओं के घरों में भी भयानक जल भराव हो जाता है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव को किस तरह उनके स्टाफ के सदस्यों और दूसरे लोगों ने गोद में उठाकर उनकी कार तक पहुंचाया। एमसीडी ने अब 3 छात्रों की मौत के बाद
जागने का संदेश दिया कि वो जाग चुकी है और उसका उदाहरण यहाँ पर सामने है। एमसीडी के जो बुलडोजर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कोचिंग सेंटर के सामने जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने दरअसल एक गाड़ी को इंपाउंड किया है। वो गाड़ी है जो कि इंस्टीट्यूट के सामने जिस वक्त पानी भरा हुआ था वहां से काफी तेज रफ्तार के अंदर गुजरी, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो काफी तेज हुआ और उस वजह से जो बेसमेंट में जो लोहे का गेट लगा हुआ था वो गेट टूटा और पानी जो है वो सीधा बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी बनी हुई थी वहां पर भरता चला गया। यहाँ कोई भी लाइब्रेरीज ग्राउंड मतलब बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे हैं ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो बच्चों को आएगी, बट ये सिक्योरिटी कंसर्न है। यहाँ सिर्फ राउस कोचिंग की बात नहीं है, हर कोचिंग के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है। आप पूरा ORN में घूम लो तो 99% बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। कोचिंग माफिया की तानाशाही नहीं चलेगी। मैंने लास्ट वेडनेसडे को, ये इंसिडेंट के 3 दिन पहले मैंने कंप्लेन की थी कि एक्शन लीजिए। उन्होंने लिखा ये कितनी तारीख की कंप्लेन है आपकी? ये 24 की है। 24 की चीज है, मैं दिखाती हूँ पूरा। और शनिवार को ये हादसा हुआ। देखिए पूरा प्रॉपर कंप्लेन है विद फोटोज। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। जो बेसमेंट्स लीगल है जी और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई जी स्टेप अप कर दी। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो 8th है उसको हमने सस्पेंड कर दिया। कोचिंग सेंटर में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद राजनीति भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है, इसीलिए मेयर को बर्खास्त किया जाए। आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जल भराव हुआ है और स्टूडेंट्स की मौत हुई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आज छात्रों से मिलने पहुंचे तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, यानी 3 छात्रों की मौत के बाद सियासी पारा हाई है। अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए दोषी है। वहाँ का स्थानीय विधायक जिसको 25 दिन से लोग कह रहे थे नालों की सफाई करा दो, कोई जवाब नहीं उनके पास। आज दिल्ली जान चुकी है कि इस प्रकार की हरकतें अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एलजी साहब का और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो MHA तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी MHA ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो सब जो है इन बच्चों की हत्या के दोषी हैं, ये सब हत्यारे हैं। जो लोग दोषी पाए जाए, मैं तो कहता हूँ जो दोषी पाए जाए, आप जांच तो कराइए, इसकी जांच तो कराइए कि डिफल्टिंग क्यों नहीं हुई। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? हमने शुरू में कुटिल एनओसी सिस्टम की बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम का हर कोई हिस्सा है। इसमें नेता शामिल है, अधिकारी शामिल है, बिजनेसमैन शामिल है, कोचिंग सेंटर्स के मालिक शामिल हैं और सबसे बड़ी बात, ये बेहतरीन एक्टर्स हैं। बॉलीवुड के स्टार्स तक इन एक्टर्स की एक्टिंग के सामने फेल हैं। बेगुनाहों की मौत पर ये एक्टिंग करते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
राव आईएएस कोचिंग सेंटर में भी जिसने एनओसी दी होगी वो भी अब ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। 3 युवाओं की मौत के बाद अब एक्शन वाला स्टंट चल रहा है। ये वीडियो भी आप कल से कई बार देख चुके हैं। इसमें कोचिंग सेंटर के सामने से फोर्स गुरखा कार तेजी से जाती दिखाई देती है। पुलिस ने एसयूवी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। आमतौर पर अगर कहीं पानी भरा हो तो लोग थोड़ा तेजी से ही कार निकालते हैं ताकि गंदा पानी गाड़ी के इंजन में न चला जाए, लेकिन यहां पुलिस की थ्योरी कहती है कि इस एसयूवी गाड़ी की वजह से ही बेसमेंट का गेट टूट गया। देखिए अब इस केस में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग का कोऑर्डिनेटर जो है देशपाल सिंह वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है, सिर्फ टर्मिनेट, जबकि एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, सिर्फ सस्पेंड। मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, जबकि एलजीवी के सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के करोल बाग जोन को नोटिस दिया है ये जानने के लिए कि राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हादसे से पहले एमसीडी ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या क्या कार्रवाई की और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इसके लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। वैसे 3 छात्रों की मौत के बाद इस सिस्टम को अवैध अतिक्रमण का भी पता चला है। 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है, जबकि कई जगह बुलडोजर चल रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस घटना के बाद इनको चीजें पता लगी हैं, ये सच नहीं है। हाँ, इस घटना के बाद जो चीजें पता थी उन पर त्वरित कार्रवाई करने का एक ढोंग किया जा रहा है, क्योंकि शायद 1 महीने के बाद फिर से चीजें वैसी हो जाएंगी। अब यह पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। एमसीडी के उस अधिकारी से कौन सवाल करेगा जिसने कोचिंग सेंटर को एनओसी दी थी? उस नेता से कौन सवाल करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में यह इलाका आता है? उन अफसरों से कौन सवाल करेगा जिन्होंने अवैध रूप से चल रहे इस कोचिंग सेंटर की अनदेखी की? वैसे सवाल आज शीशे की 4 दीवारी में घिरे नजर आए। जिन लोगों की जिम्मेदारी सवाल पूछने की है, आज वो एक शीशे के चेंबर में थे। ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं और शीशे के चेंबर में वो पत्रकार हैं जिनकी जिम्मेदारी नेताओं से सवाल पूछना है। आज नेताओं से पूछे जाने वाले बहुत से सवाल इस चेंबर में बंद थे। वहां थोड़ी घुटन भी रही होगी, जिसके कारण सवालों का सिर चकरा रहा होगा। वैसे पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद के मकर द्वार की तरफ नहीं जाने दिया गया। मकर द्वार ही वो जगह है जहां सारे पत्रकार संसद भवन से निकलने वाले सांसदों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इन पत्रकारों को इस शीशे के चेंबर में बैठने को कहा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में ये मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने उनसे कहा कि वो सही चैनल के जरिए मुद्दा उठाएं। पत्रकारों को किसी शीशे के चेंबर में बंद नहीं किया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद यहां पहुंचकर पत्रकारों से मुलाकात की। अब खबर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस डिप्टी सीएम केशव मौर्य वाले राउंड 2 की है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच दिल्ली में हुआ शांति समझौता लखनऊ पहुंचने के बाद टूट गया है। पहले 2 तस्वीरें देख लेते हैं। दिल्ली में हुई यूपी वाली पंचायत के बाद आज लखनऊ से 2 तस्वीरें आई हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सुबह जब योगी आदित्यनाथ ने बैठक की तो दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके अगल बगल बैठे थे। ऐसा लगा कि आलाकमान के दखल के बाद ऑल इज वेल हो चुका है, लेकिन शाम होते होते तस्वीरें फिर बदल गई। ओबीसी मोर्चा सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले दोनों डिप्टी सीएम बाहर निकल गए। शहर वही, लेकिन तस्वीरें अलग थी। शाम को बीजेपी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन था। एक्सक्यूज मी। यहां मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन उनके आने से ठीक 2 मिनट पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मंच छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य का भाषण खत्म होने वाला था। मंच पर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए थे। अचानक कुछ सुरक्षाकर्मी आए, ब्रजेश पाठक के बगल वाली कुर्सी हटा दी, उसके बदले दूसरी कुर्सी लगाई गई जिस पर भगवा रंग का तौलिया था। यह संकेत था कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना भाषण खत्म किया, हॉल में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को नमस्कार किया और कार्यक्रम से बाहर आ गए। ब्रजेश पाठक भी उनके साथ ही निकल गए। ठीक 2 मिनट बाद मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगा था कि तीनों बड़े नेता मंच पर साथ रहेंगे तो यूपी बीजेपी के एक साथ होने का संदेश जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन है का नारा दिया था, तभी से मुख्यमंत्री के साथ तनातनी बढ़ी हुई है। योगी के आने से पहले आज उन्होंने कहा कि चुनाव सरकार नहीं पार्टी जीतती है।
बीते दिनों पिछड़े और दलितों के आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को कई चिट्ठियां लिखी गई। इसे लेकर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने भी उनके विभाग से जानकारी मांगी थी। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी पत्र लिखा था। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है, और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज की 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती भी है, 60% से अधिक भर्ती हुई है।